है, इसको BCNF में लेके जाने की दोबारा जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया BCNF में। इसके ऊपर हम मजीद देखते हैं कि क्या कोई बैड एफ है, ये तो गुड एफ में कन्वर्ट होगी। सी डिटरमन बी, तो सी किसी भी टेबल की नहीं है, सी जो है वो बैड एफ है, तो इसकी बेस पे सी का क्लोजर लें तो सी और बी ही आएगा, कोई और एट्रीब्यूट मेरा नहीं ख्याल आएगा। यस, सी और बी आएगा। इसका से R3 में चला जाएगा सी और बी, सी यहाँ पे की बन जाएगा। R4 में सी विद अदर एट्रीब्यूट आ जाएगा ए एंड डी। फिर हम देखेंगे क्या ए डिटरमिन डी किसी टेबल की ए की है नहीं है, तो हमें यही वाला टेबल सेपरेट मजीद करना पड़ेगा। इसमें R5 बन जाएगा हमारे पास ए डी, ए इज द की, एंड R6 बन जाएगा हमारे पास ए एंड सी। तो हमारे पास ये टेबल बने हैं, ए ई, सी बी और सी, ए और डी और ए और सी। ये चार टेबल हमारे पास फाइनल BCNF के तहत बने हैं। इसमें किसी को BCNF अप्लाई करते हुए कोई इतराज है तो बताइएगा, तो कैसे हुआ, क्यों हुआ? सर ये स्प्लिटिंग वाला पार्ट बता दें, ये बार बार जो स्प्लिट कर रहे हैं हम। ये पहले सेपरेट वाला या आगे वाला? ये शुरू से ही बता दें। हाँ, पहले मैंने सेपरेट किया ए बी डिटरमिन सी की बेस पे। आप बताएं कैसे सेपरेट हुआ, मुझे जरा बताइएगा ताकि मुझे समझ आए कि आपको कहाँ से समझ नहीं आई। ये हम स्प्लिट कर क्यों रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। आपने सुबह वाली क्लास ज्वाइन की थी, कौन सी वाली सर? जो सुबह हुई है 11 बजे? जी ये आपने लास्ट में समझाया था ना, ये तब भी नहीं समझ आ रहा था। नहीं नहीं, सेपरेट तो BCNF हमने कोई क्लास के मिड में किया था, और सेपरेट करने की वजह ही मैंने सबसे पहले बताई थी कि हमने रिडंडेंसी रिमूव करनी है तो डिकम्पोज करना है टेबल को। तो आई थिंक आपने वो पार्ट में, तो सेपरेट हम इसलिए करते हैं रिडंडेंसी खत्म करने के लिए। जी रेहान, आप क्या कहना चाहते सर ये आपने R4 को किसकी बेस पे स्प्लिट किया? हैं? कौन से वाला R4? जी सर। ये वाली बैड एपी थी ए डिटर्मिन डी, तो देखें उसकी बेस पे सेपरेट होता है, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। जी जी सर, समझ आ ठीक है। गया। जी जी, जिसने सुबह का लेक्चर लिया हुआ है कंप्लीट, जी को साहब बताएं। सर ये जो हमने फर्स्ट स्प्लिटिंग की है, इसमें लेफ्ट साइड जी, पे हमारे पास ए बी था, लेकिन हमने R2 में कैसे डिसाइड किया कि उधर ए रखना है या बी रखना है? सॉरी, यहाँ पे R2 में ए बी और ई आना था। आप सही कह रहे हैं, ये हमने गलती की है। यस सर। ठीक है, तो गुड, तो ये ए बी और ई आएगा यहाँ पे। आपकी बात ठीक है, तो लेफ्ट साइड कंप्लीट आनी होती है, ऐसा नहीं है कि आधी आनी है। ओके सर। तो हमारे पास अब चार टेबल बन गए, ए बी ई, बी और सी, ए और डी और ए और सी। सर R2 में तो अदर इसमें कोई एट्रीब्यूट्स प्रॉब्लम तो आते हैं। बताएं, फिर हम आगे चलें। मेरा ख्याल है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर तो हम समझ नहीं ऐसे आई करते हैं कि इसमें सर एक कौन कैसे? जगह पे से चार ये टेबल टेबल लिख बने लें। हैं, उन पे टिक करते हैं जैसे आपने किया हुआ है। जी, कौन से चार टेबल बने हैं सर, उन पे टिक कर दें। लीफ लीफ नोट पे देखा करें, लीफ नोट देखिए, लीफ नोट जहां से आगे मजीद सेपरेट नहीं हो रही वो वाला टेबल बने, ये वाला। ये एक ट्री है ना, तो ठीक है इसके सर। लीफ नोट देखें। तो ये मैं जी अगली सर। स्लाइड पे लिखने भी लगा, R2 ए बी और ई, ये मजीद सेपरेट नहीं हुआ था। R3 बी और सी, R5 ए और डी, ए और डी, और इसके बाद हमारे पास बना था ये वाला R6 ए और सी। हमारे पास जो FTs थी वो भी हम लिख लेते हैं, ए बी डिटरमिन सी, ए बी डिटरमिन सी, सी डिटरमिन बी, ए डिटरमिन डी। ठीक है,
और ये हमारे पास टेबल के ये टेबल था जिसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स थे और ये उसकी कीज भी थी, ए बी और ई उसकी की थी जो हमने निकाली थी, कीज हैं उसकी, और इसके अलावा ए सी और ई निकाला। ये BCNF के अंदर ये सोल्यूशन निकलेगा कि ये जवाब है। इतने टेबल आपको बनाने पड़ेंगे। अब जो BCN जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो कहती है कि BCNF जो है FT का लॉस हो जाता है, FT लॉस इन BCNF। कैसे पता चलेगा FT लॉस हुआ है या नहीं हुआ? वो ऑब्वियसली आप डाटा रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि FT लॉस हो गया है। बगैर डाटा रखे आप कैसे बता सकते हैं कि आपकी FT लॉस हो गई है? सर आप कैसे डिसाइड की कि आपने देखी? ऊंची आवाज में बोलें। आपने ये कैसे डिसाइड किए कि ए बी ई और फिर वो तो चलो समझ आ गया ए सी ई ये दो चीजें से। ये हमने कैसे डिसाइड किया, आप बताएं कि की डेफिनेशन क्या है? अगर हम क्लोजल लें उससे तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाएं तो की होती है। आप देखें इससे क्लोजल लें, ए बी और ई का क्लोजल लें, क्या तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं? हाँ तो ये जी। की होगी। इस तरह से ए सी और ई के भी क्लोजल लें तो तमाम एट्रीब्यूट्स इससे अगर आ जाते हैं तो ये की ये होगी। तो इसके अलावा एफ भी की अगर बेस पे डिसाइड करते हैं ना, हमने एफ जो टी की अभी बेस आगे पे डिसाइड, नहीं अभी कैसे डिसाइड किया? नहीं नहीं, उसी से ही करते हैं ना जो पहले हमने ये सारा किया इसका उससे इतना रिलेशन नहीं है, पहले ही डिसाइड कर लिया। ये मेगा रिलेशन था, आप इसकी बात कह रही हैं? मैं अभी एल्गोरिथम की बात करूँ, इसमें बेसिक हमने ये 4 टेबल निकाले। ये जो 4 टेबल बनाए हैं ये कैसे बनाए हैं, ये पूछना चाहती हैं? नहीं सर, मैं ये पूछने लगी थी कि जो कीज हमने डिसाइड की है वो हम सिर्फ एवरेज देख के ही डिसाइड कर लेते हैं। अभी जी हमने जी। एल्गोरिथम अप्लाई किया, इसका उससे रिलेशन नहीं है। हाँ, इसका उससे रिलेशन नहीं है, ये की सबसे पहले निकलती है। देखिए जब भी आपने एल्गोरिथम अप्लाई करना है की सबसे पहले निकालना लाजमी है ताकि आपको पता चले कि की टेबल की क्या है। ये अगर आप देखें तो उसने भी क्या किया है, उसने सबसे पहले क्या है कि हम 3NF का एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो 3NF के अंदर उसको ये 3 टेबल मिले, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उसको 3 टेबल मिले। हमने BCNF में कितने निकाले हैं? 4 निकाले हैं। तो मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म का टेबल भी जो उसने निकाले हैं वो भी लिख देता हूँ। हमने अभी नहीं निकाले, BCNF से हमने ये निकाले हैं, तो मैं 3 टेबल आगे लिख देता हूँ। S1 ABC, S2 B और C। उसने कहा A B और C, S2 जो है वो उसके मुताबिक है B और C, और S3 जो है A और D। हमारे उस टेबल में कितने टेबल मैच करते हैं दोनों के सोल्यूशन में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF में? एक ये वाला टेबल मैच करता है A और D वाला, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। B और C वाला मैच करता है। बाकी ये दो जो हैं ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एक नया ही टेबल आ गया। हमने ये देखना है कि थर्ड बेसिकली ये सारी एक्टिविटी का मकसद ये है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म का मकसद क्या था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से क्या एडिशनल फायदा है या क्या नुकसान है, BCNF में क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था, जो सुबह भी क्लास में पढ़ा था कि BCNF रिडंडेंसी खत्म करने की गारंटी देता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिडंडेंसी खत्म करने की गारंटी नहीं देता, लेकिन स्टिल FT को प्रिजर्व करता है। FT प्रिजर्व करने के हवाले से अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो अगर मैं ये वाली FT देखनी हो, A B डिटरमिन C है, तो क्या ये प्रिजर्व हुई है या नहीं? तो अगर आप देखेंगे किसी भी टेबल में A और B और C इकट्ठे नहीं पड़े हुए। इकट्ठे ना पड़े होने का मतलब ये है कि अब जो है ये FT लॉस हो गई, ये वैसे ही लॉस हो गई है, आप इसको किसी टेबल में चेक ही नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वाली FT तो वैसे ही लॉस हो गई। तो ये क्लियरली पता लग रहा है कि ये वाली FT आपकी इन टेबल्स के अंदर कहीं पे नजर नहीं आ रही। B और C नजर आती है, A और D नजर आती है, लेकिन A B और C नजर ही नहीं आ रही। तो जो BCNF है उस वजह से आपका ये मसला हो गया, उसको हमने प्रिजर्व करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म अभी हमने की नहीं, कैसे करनी है, लेकिन स्टिल उसमें देखेंगे तो ये FT प्रिजर्व करती है। अच्छा, अब उसने कैसे किया है उसने नहीं लिखा हुआ कैसे किया, लेकिन स्टिल हम उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर तो ये मुझे एक बात जी, समझ नहीं आई है। कुछ सवाल को पूछने छोटी लगा था।
हाँ हाँ। सर वो ये है कि आप ये जो S1 था सर अभी हमने जो है इसको 3.5 नॉर्मल फॉर्म में करके ये चीज़ हमने चेक किया कि इसमें डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रहती, और इस प्रॉब्लम का सलूशन हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म से निकालेंगे। जी जी, कंडीशन को रिलैक्स करके, क्योंकि BCNF डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा कर देती है। ठीक है सर। ठीक है, किसी और का भी कोई सवाल इसमें? अभी थर्ड नार्मल फॉर्म का सोल्यूशन कंप्लीट नहीं सर हुआ, वो आगे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिटेल्स आगे आती रहेंगी। लेकिन अभी तक 3 टेबल उसने निकाले हैं, वो बताएं कि वो क्यों निकले हैं, किसके तहत निकले हैं। एक कंडीशन हमने रिलैक्स की थी और कह के, कोई बंदा डिटेल में बता सकता है तो बताए। सर मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हेलो सर को आवाज नहीं जा रही। कौन बताएगा? कोई भी नहीं। चलें, BCNF के तहत सर डिकम्पोजिशन आपकी जाके आवाज़ क्या, तो काटते हैं। अब उम्मीद है आवाज आ रही होगी, या अभी भी ऐसे ही है? सर सही आ रही है। आज तुम्हारे नेट को मसला है। सर नहीं, अब ठीक हो गई है, उस टाइम थी। ओके, ये हमारे पास टेबल है। अब हमने इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एल्गोरिथम अप्लाई करना है, तो देखते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन भी उससे मैच करता है या नहीं। लाजमी नहीं है सोल्यूशन मैच करे, कभी फर्क भी आ सकता है। एंड रिजल्ट ये है कि आपकी कंडीशन जो है वो मीट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हमने सेपरेट करना है 1 बाय 1, तो हम देखते हैं कि कैसे सेपरेट होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के तहत पहले कीज लिखना लाजमी है यहाँ पे। अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एल्गोरिथम हम खुद अप्लाई करने लगे। बुक वाले ने तो हमें बता दिया था ये टेबल बनते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि पहली FD गुड FD है या नहीं है। तो पहली कंडीशन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है की होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड तो को की बना लें, या राइट हैंड साइड जो है वो किसी ना किसी की का पार्ट होना चाहिए। सर आप दूसरी वाली मीटिंग की बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप हैंड ही दे, उधर ये है, दूसरी मीटिंग वाले लोगों का ये है कि अगर मैं ना हैंड रेस देखूं तो आप उनकी आवाज में सर बोल हैंड लेते। रेस के छोड़े आप आवाज भी नहीं सुन रहे हैं। चलें बताएं, उधर आप उस तरफ हैं या इस तरफ हैं? सर मैं उधर से लीव करके इधर आई हूँ, उधर कोई सुन ही नहीं रहा बात। बताएं क्या बताना चाह रही। सर मुझे पीछे से कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, अब वो आप आगे आ गए। बताएं क्या कंफ्यूजन थी। सर उसमें ये था कि S1 जो आपने निकाला था वो ये वाला नहीं, इससे आगे वाला, ये S1 मैंने ABC नहीं वाला निकाला, वो ये। एग्जाम्पल में लिखा हुआ था कि हमने निकाल लिया, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। अच्छा ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, ये क्या है, ये 3 कहाँ से आ गई। नहीं, मैंने नहीं निकाला। अच्छा चलें आगे चलते हैं। बताएं कि पहली FD गुड FD या बैड FD है, फैसला कर लें। गुड आफ्टरनून। इन कैसे? टर्म्स, क्योंकि उसका जो राइट हैंड साइड है वो किसी ना किसी की का पार्ट है। ACE एक की है और C जो है एट्रीब्यूट एक की के अंदर इनक्लूडेड। नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो एक कंडीशन थी ना। ठीक है, दूसरी FD है, गुड FD है या नहीं है? यस, Very good क्योंकि FD उसकी है। गुड राइट हैंड साइड ठीक है, ओके। और तीसरी FD गुड ये आफ्टरनून है बैड वो है। भी। कैसे? नहीं ये बैड है, क्योंकि उसकी राइट हैंड साइड किसी की में इंक्लूड नहीं है और एक किसी भी टेबल की सेपरेट की नहीं है प्राइमरी। हम गलत ट्रैक पे भी जा सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों की बातें मानता जाऊंगा, देखूंगा कि सोल्यूशन कैसे बनता है। तो आपके मुताबिक ये बैड FD सर गुड है। कैसे? गुड है।
ए डिटरमिन डी कैसे गुड है? सर लेफ्ट हैंड जो है वो की है। की ये है बच्चे, अकेला ए की है या नहीं है ये बात बताएं। ओके नहीं अकेला है नहीं है बैड। की आधी आधी ना कर दिया करें, पार्शियल ओके की बातें ना किया करें, कंप्लीट की देखा करें। तो इसकी सर। बेस पे आप कहते हैं कि सेपरेट करना बनता है। अब सेपरेट करने का मैकेनिज्म क्या था? ए का क्लोरियल एक टेबल में जाएंगे, ए बी सी और डी, ठीक है, और इसका जो क्लोरियल है वो लेके R2 में इसमें ए को हमने की बना दिया, R2 में चला जाएगा ए और ई। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं है, ओके। अब आप इस वाली चीज को भूल जाएं, फॉरगेट। अब आप समझें, अब आपका ये मेन टेबल है, दिस इज द मेगा टेबल। जैसे उसको आर समझ रहे थे, आप इसको आर समझ लें, R1 को। अब इसकी कीज निकालें, जैसे ऊपर वाले टेबल की कीज निकाले थी, इसकी भी कीज निकालें। इसकी की क्या है? ए की जो है वो है ए के अंदर हमने की पहले ही लिखी हुई है कि ए बनती है। अब इसके मुताबिक सारी एफडीज को इवेलुएट करें। सर आपने ए का क्लोजर लिया है तो ये सी और बी कैसे आए हैं? ए का क्लोजर लेंगे तो ए और डी आएगा। अच्छा, हमने गलती कर दी। ओके गुड। नहीं नहीं ठीक है ये क्या मतलब? ए का क्लोराइड ए बी सी डी ही लेगा, सी और कैसे? डी, क्योंकि जैसे ए पे डिपेंड कर, अगर हम ए का क्लोराइड लें ए और डी आ जाए, निकालें ए और डी आ गया, उसके बाद ठीक है, उसके अंदर अच्छा सॉरी ठीक है गलती हो गई। मैं आपकी बातों पे चलता रहूंगा जैसे आप कहते रहेंगे। ए का क्लोरियल लिया, आ गया हमारे पास ए और डी। ओके, और इसमें आप क्या रखें जी? किसने हाईलाइट किया था वो बताएं। ए सर के इसके साथ अंदर ए बी सी और ई आएगा। ई आएगा। ओके, मान लेते हैं आपकी बात। अब हम ये वाला टेबल तो मजीद सेपरेट हो ही नहीं सकता। दो क्या होंगी ये बताएं। इस टेबल की मुझे कीज चाहिए, कितनी कीज होंगी या कौन सी होंगी? 2 कीज होंगी सर, कैसे? ACE और ABE। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। आपका कहना है कि इसमें भी वैसे ही कीज बनेगी। जी जी बताएं। जी यहाँ पे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, पूछते पूछते रुके। तो इनका कहना है कि यहाँ पे भी ACE और ABE कीज होंगी, मान लेते हैं आपकी बात। अब इसकी बेस पे कोई गुड या बैड एफडी है या नहीं है वो बताएं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, ये जो R2 है इसकी जो की है, बस मैंने ये फाइनल करना था। वो नहीं, नेट अगर का आपकी इशू था। कोई सजेशन है की निकालने पे तो हम हाजिर हैं, चेंज कर लेते हैं अपना सजेशन। नो सर, वो नेट का इशू था इस वजह से पूछ रही थी। ठीक है, ओके। अब बाकी लोगों का ख्याल है कि इसे सेपरेट करना चाहिए नहीं मजीद। ये तो गुड एफडी में कन्वर्ट होगी जो बैड थी। क्या ये दोनों अभी भी गुड एफडीज हैं या ये अब बैड एफडी बन गई हैं? चेंज होने पे बैड एफडी भी बन सकती है। सर लेकिन हमारे पास की तो सेम ही है जो हमने आपको की लिखवाई चेंज है भी हो उसमें। सकती है, चेंज हो भी सकती है। अभी आपके केस में कहने
का मतलब है कि सेम है, कोई बात नहीं सेम है। तो आपका कहना है कि इसे मजीद सेपरेट नहीं करना चाहिए। जी सर। ए बी को की ना भी बनाए कोई बात नहीं, सी जो है वो किसी ना किसी की का पार्ट है, ठीक है। और अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं हम, आगे थोड़ी सी कहानी पे आ जाते हैं। कंडीशन तो हमारी मीट करती है, गुड एफटी भी है, लेकिन क्योंकि अगर बिल्कुल ही सेपरेट ना करें तो नुकसान क्या है, रिडंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो हम बस वहां पे देखेंगे जहाँ पे हमारी एफटी खराब हो। जैसे हमने पीछे देखा कि हमारी ये वाली एफटी खराब हो गई थी ज्यादा सेपरेट करने पे। तो कुछ ना कुछ हमें डिकम्पोज करना है इस लेवल तक कि रिडंडेंसी जितनी कम कर सके हम वो कर लें। तो उसके लिए आपको सेपरेट तो करना पड़ेगा फिर भी। या आप ना भी करें गुजारा चल जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म करते गुजारा चल जाएगा, लेकिन हमें स्टिल मैक्सिमम रिडंडेंसी खत्म करने पे जाना चाहिए। उसके लिए पहली एफटी की बेस पे हम पहली कंडीशन लेके इसको सेपरेट कर देते हैं। पहली कंडीशन जो है वो कहते हैं कि ए बी को की बना देते हैं कि ए बी को। तो हम बन जाएगा ए बी और सी, ये बनेगा ए बी का क्लोजर। जी सर। और R4 में बन जाएगा ए बी और सी। ठीक है, अब बस एक टेबल हल हो गया। अब इन्हें के मजीद सेपरेट होते हैं ही नहीं होते। इसमें ये की बन गई तो ये वाली भी हमारी दोनों कंडीशन मीट कर रही है गुड एफटी के तौर पे। क्या इसको मजीद सेपरेट करना है या इसको मजीद सेपरेट करना है तो बताएं। जैसे ये है, इस एफटी, ये एफटी गुड एफटी है, ये बैड एफटी है, सी डिटरमिन बी। कौन बताएगा? सर ये भी बैड है। कैसे? सर ये सी अकेला कहीं नहीं आ रहा इसमें, कीज में। सी कहीं पे कीज में नहीं आ रहा, आ तो रहा था। सर वो उनके साथ आ रहा है, इस वजह से ए और ई के साथ आ रहा है। ए सी और ई के साथ आ रहा है। आप कहते हैं कि इस टेबल सर की वो गुड की नहीं एफटी है, बनी। गुड एफटी है गुड सर। एफटी कैसे है? ये आए हैं, कौन आए हैं? सलाहुद्दीन आए हैं। जी सर, क्योंकि सर ये जो इसका राइट हैंड साइड जो पार्ट है सर वो एक की का हिस्सा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना अक्सर लोग ये इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये वाली कीज चेक करनी है जो टेबल की डिकम्पोज टेबल की कीज हैं, या ये वाली कीज है। जी सर, सेम ही है दोनों से। यहाँ पे तो सेम थी, यहाँ पे चेंज हो गई है ना बात। नीचे आके R3 में जी जो कीज निकालेंगे वो फर्क R3 की है ए बी। जी सर। तो किसकी कीज देखेंगे, ग्लोबल कीज या लोकल कीज? इसे कहते हैं ग्लोबल कीज या लोकल कीज। सर लोकल देखेंगे आई थिंक सो। लोकल का मतलब है जो इसके साथ निकले, इस हिसाब से तो ए बी की है, उस हिसाब से अब ये बैड है, किधर गया? सर अच्छा, ये बैड एफटी है। अगर हम ग्लोबल देखें तो ये गुड एफटी है। सर ये गुत्थी आप ही सुलझा सकते हैं सर। अगर बैड एफटी समझ के हम इसको डिकम्पोज करें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे हमारी एक एफटी का लॉस हो जाएगा। ए बी और सी अलग अलग टेबल में चले जाएंगे और एफटी नंबर 1 जो है वो एफटी लॉस में आ जाएगी। ठीक है, अगर ना डिकम्पोज करें उसको गुड एफटी समझ लें तो फिर हमें ग्लोबल वाली देखनी पड़ेगी। तो अमरीहा का सवाल है यहाँ पे। सर ये R2 जहाँ से आपने सेपरेट किया है किस बेस पर किया है, ये बस दोबारा बता दें। R2 किस बेस पे सेपरेट किया? अच्छा, जी आठ कहा था कि हमारे पास जो कीज हैं उनके मुताबिक आपने दो चीजें देखनी है। गुड एफटी के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं लाजमी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। नंबर 1, आइदर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी द की, जो नहीं थी उसके मुताबिक तो सेपरेट करना बनता था। लेकिन जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कंडीशन को रिलैक्स करती है वो ये कहती है कि आपकी राइट हैंड साइड किसी ना किसी की का पार्ट होनी चाहिए। तो किसी ना किसी की का पार्ट था, उस हिसाब से हमें सेपरेट ना भी करें तो मसला नहीं था। और ये नहीं था कि आप सेपरेट बिल्कुल ना करें। हमने कहा कि जितना टेबल हमारा
बड़ा टेबल एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, डिकम्पोज नहीं होगा, उतनी रिडंडेंसी ज्यादा होगी, तो कम से कम हम इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि इससे डिपेंडेंसी का लॉस नहीं हो रहा था किसी भी तरह का। मैक्सिमम क्या हुआ है, ई उठ के अलग टेबल में चला गया, ए बी सी और इकट्ठे रहे हैं, कोई ऐसी एफटी एग्जिस्ट नहीं करती जो ई पे फोकस्ड है, तो इसलिए हमने सेपरेट कर लिया ताकि रिडंडेंसी को खत्म किया जा सके। ठीक है, आपने उन्हीं एफडीज को यूज किया जो गिवन थी। जो गिवन थी 1 2 3। R2 को डिकम्पोज करने के लिए वही जो पुरानी वाली एफडी से ऊपर कॉर्नर में लिखी वही भी मैंने वही यूज किए हैं, लेकिन इसके लिए भी एक एल्गोरिथम है कि हमने कौन सी एफटीज यूज करनी है। अभी मैं लाना नहीं चाह रहा, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एफटीज, बहुत मुश्किल एल्गोरिथम है, अभी उस पे जाएंगे अभी हमें मौका मिला तो। अभी अज्यूम करें कि वही एफटीज हैं जो ऊपर वाली। ओके, शुक्रिया। ठीक है, तो हमने उस बेस पे सेपरेट कर लिया, ये हो गया। अब अगर हम सी डिटरमिन बी की बेस पे सेपरेट करें तो क्या होगा, सी और बी एक टेबल में आ जाएगा और सी और ए एक टेबल में आ जाएगा। नुकसान क्या होगा, ये वाली एफटी जो है वो खराब हो जाएगी। अगर हम ग्लोबल कीज की तरफ देखें तो सी जो है सॉरी बी जो है वो किसी ना किसी की का पार्ट है, तो हम स्प्लिट ना करें तो हमारा काम चल सकता है। तो हमने मेनली यही चीज देखनी होती है कि हमें स्प्लिट जो है तब ना करें हम, कम से कम जब एफटी का लॉस होना स्टार्ट हो जाए तब हम स्प्लिट करना थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बंद कर देते हैं। अदरवाइज प्रेफर ये होता है कि आप सेपरेट कर लें। तो अगर हम सोल्यूशन अभी तक देखें कि क्या निकला है, अगर हम इसको सेपरेट ना करें, इसको भी सेपरेट ना करें, तो हमारे पास जो टेबल निकले थे क्या निकले थे, R1 ए और डी, R3 जो है वो ए बी और सी, R4 जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का फाइनल सोल्यूशन। आल्दो हमने बुक के मैकेनिज्म के तहत नहीं किया, लेकिन उसका हमारा आंसर सही है। आप देखें जरा, उसका आंसर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। एंड पे उसने फाइनल डिकम्पोजिशन ऑफ आर इज 10, यहाँ पे आगे टेक्स्ट मिसिंग है, लेकिन वही 3 टेबल उसने बताए हैं जो मैंने निकालने हैं। अगर आप बुक खोलेंगे 3.27 तो एंड पे वही 3 टेबल हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। उसने पहले ये टेबल निकाले, फिर उसने कम कर के उसने वही टेबल बनाए हैं। उसका मैकेनिज्म फर्क था, निकालते हुए मेरा मैकेनिज्म फर्क था, लेकिन सोल्यूशन सेम आया है। जी फातिमा शहजादी का एक सवाल है। सर वो जो आपने नेक्स्ट लिखा है उस पे 1 मिनट करिएगा। ये वाला जी जी, यहाँ पे ये जो आपने R3 की लिखी है, R3 जो टेबल लिखा है, इसको ये जो ए बी डिटरमिन सी इसके बेस पे किया है, मतलब ये R2, तो फिर ए तो डी को भी डिटरमिन R3 और R4 निकालना। जी जी, R2 से जो R3 है इस से तो फिर ए तो फिर ए किसको डिटरमिन कर रहा है? मैंने कहा ए तो डी को भी डिटरमिन ए डी को भी डिटरमिन कर रहा है। ओके ओके, देखिए इसके अंदर डी नहीं है, R2 के अंदर, तो हमने ए डिटरमिन डी वाली एफटी कंसीडर नहीं करनी। सब एट्रीब्यूट्स होंगे तो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जब R2 को देखेंगे कि उसके अंदर है या नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो यहाँ से वैसे ही निकल चुका है तो वो रखेंगे नहीं वहां पे, बेशक वो ये में आ रहा। चलिए, थैंक यू सर। सर हमने ये प्रोसेस जो है बैड एफटी से शुरू किया था, तो ये मेगा टेबल उसके बाद हमने एफटी बैड आइडेंटिफाई की थी, उसके बेसिस पे फिर हमने शुरू किया था। जी ऐसे ही हमने बैड एफटी सबसे पहले ए डिटरमिन डी देखी थी, उसके बाद कोई बैड एफटी नहीं बची थी, लेकिन हमने रिडंडेंसी कम करने के लिए इसको डिकम्पोज किया ताकि एफटी भी लॉस ना हो और रिडंडेंसी भी कम से कम हो जाए। सर जो एट्रीब्यूट मतलब कहीं पे भी एफडी में डिटरमाइन ना हो किसी भी मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या सिंगल एट्रीब्यूट से, उसको की में डालना लाजमी। उसके बाद तो आपका पूरे टेबल के एट्रीब्यूट्स ही नहीं बनेंगे। और ये कि जो हर लेवल पे की बार बार निकालनी है। यस, की बार बार निकालनी है, लेकिन जो
सेकंड कंडीशन है, उसके लिए मैंने बताया कि आपने ग्लोबल कीज देखनी है। वैसे आपको हर लेवल पे की निकालनी चाहिए। ठीक है, और जो कीज निकालनी है वो जो ब्रेक डाउन करना है जिस टेबल को नेक्स्ट मूव में, उसके अकॉर्डिंग निकालनी है। हाँ, जो आपने ब्रेक डाउन करना है वो इस तरह से करना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की होनी चाहिए BCNF के मुताबिक, ठीक है। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी कंडीशन रिलैक्स करती है कि आपके राइट हैंड साइड किसी ना किसी की का पार्ट होनी चाहिए। सर ये बात तो समझ आ गया है। मैं पूछ रही हूँ जब हम लोगों ने हर लेवल पे कीज दोबारा दोबारा निकालनी है, वो जो लोकल कीज होंगी वो वाली हम लोगों ने मतलब जो रिलेशन आएगा, लोकल जैसे कीज आपने रिलेशन देखनी 3 है है, फर्स्ट रिलेशन कंडीशन के 4। लिए, और क्या सेकंड कंडीशन के लिए आपने ग्लोबल कीज देखनी है। समझ आ गई कौन सी देखनी है, निकालने की बात हो रही है जी कि जो जी, लोकल कीज निकालनी है वो किसको देख देख के निकालते जाना है हर लेवल पे। ओके ओके। वो इसके लिए आपने देखते हैं कि इस वाले जैसे इस टेबल पे हम आए हैं तो इस टेबल पे कौन कौन सी एफटीज एप्लीकेबल है। ओके, ए जिसको बी डिकम्पोज डिटरमिन सी करना है एप्लीकेबल उसकी। है, सी डिटरमिन बी भी एप्लीकेबल है, ए डिटरमिन डी इसमें बनती नहीं है सेंसस की। ओके सर, समझ आ गई। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे सब लोगों को एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी, लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा था वो हम स्लाइड पे आपको बता देते हैं। अगर आप टेबल आर को दो हिस्सों में सेपरेट करते हैं, R1 एंड R2 को, आपने क्या किया, आपके पास 5 एट्रीब्यूट्स है A B C D E और E। तो बेसिकली आपने प्रोजेक्शन लिया, जैसे भी लिया आप एक्चुअली प्रोजेक्शन ले रहे हैं, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। जब आप एट्रीब्यूट्स का प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ पे अगर आपकी एफडीज एप्लीकेबल थी, A डिटरमिन D, B डिटरमिन C, A E डिटरमिन B, तो ये टोटल एफडी थी। इनका भी प्रोजेक्शन लेना होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एफडीज भी लेना होता है, जो ये बताता है कि R2 के ऊपर कौन से सेट ऑफ एफडीज हैं वो एप्लीकेबल है और इस पे कौन सी सेट ऑफ एफडीज एप्लीकेबल। अभी तो मैं सिर्फ अंदाजे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें A डिटरमिन D जो है वो R2 पे एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज इसका एल्गोरिथम मौजूद है जो हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम इससे पहले ही पढ़ें, और वो एल्गोरिथम है आपका बुक में सेक्शन में बताने लगा हूं आपको, 3.2 के एंड पे ही है। ये 3.2 है, वो एल्गोरिथम बनता है आई थिंक 3.8, सॉरी 3.12 एल्गोरिथम, 3.12 एल्गोरिथम है जो आपको ये बताता है कि एफपीस का प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं। अभी जस्ट हम अंदाजे से काम चला रहे हैं, लेकिन ये अंदाजे से नहीं चलाना चाहिए, इसका एल्गोरिथम फॉलो करना चाहिए। तभी आप क्या कहना चाहती हैं? तभी आपका सवाल है ये सर कि मुझे क्वेश्चन भूल गया। ठीक है, तो आई होप कि हमें प्लेटफॉर्म BCNF के प्रॉब्लम्स और चीज़ें और कॉम्प्लेक्सिटीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं, और उम्मीद है आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होगी। मिनिमल बेसिस बुक के अंदर डिटेल में नहीं बताया गया हुआ, वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, वो आपको लेक्चर नोट्स या वीडियो लेक्चर देख के ये पता चलेगा कि हम डिटेल में मिनिमल बेसिस कैसे निकालते हैं। बुक ने बगैर किसी डिटेल के डायरेक्ट आंसर निकाल दिया हुआ है, जैसे भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उसने निकाल दिया था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। रेहान, आपका क्या सवाल है?
सर अभी आपने बताया ना कि इसका एल्गोरिदम भी है, लेकिन अगर हम जी इसको जैसे आप पहले बता रहे थे अंदाजे से, तो अगर हम वैसे ही करते जाएं तो वैसे सही होगा नहीं, कि ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, एल्गोरिथम ये होता है जो हमेशा करेक्ट आंसर देता है। अंदाजा जो है वो आपका कुछ होगा, मेरा कुछ होगा ना। जी जैसे हम सर। चीज पहले अंदाजे से निकालते थे, अब हम क्लोजर से निकालते हैं। और जब क्लोजर से निकालेंगे तो कहीं पे दो राय नहीं होंगी ना, हमेशा एल्गोरिथम का आंसर एक ही होगा। ओके सर। ठीक है जी, तरीबा आप क्या कहना चाहती हैं? सर हमारा जो एक टेबल है ना वो बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा, जो आपने S1 S2 S3 लिखे थे। S1 S2 S3 आपने फाइनल डिकम्पोजिशन लिखी है एंड पे? टेबल आपने बुक खोली हुई है? सर जब आपने पीछे किया था तब मैंने देखा था, लेकिन मैं एक बार बुक से कंफर्म कर लेती हूँ फिर। नहीं, बुक फाइनल डिकम्पोजिशन के बाद देखें, बल्कि ये मेरे पास है स्लाइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये वहां पे शो नहीं हो रहा था, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। ये देखिएगा नीचे, मैं इस आंसर को मैच कर रहा हूँ, नीचे वाले को। ओके सर। मैच हो गया। जी सर मैच हो रहा है। पहले वो जस्ट इंटरमीडिएट स्टेप है ना, कंप्लीट आंसर को आपने फोकस करना है। नहीं सर आपने S1 S2 S3 भी राइट किए थे हाँ, इससे वो नेक्स्ट इसलिए स्लाइड। रखे थे, वो तब मैंने बताया था। उसने इनिशियली ये निकाले, फिर उसने माइनस किया, ड्रॉप किया, फिर उसने कुछ ऐड किया, फिर फाइनल आंसर निकाला। ओके सर जी थैंक हाँ। यू। सर फिर जो हमने पेपर में ये बुक वाला मेथड करना है कि आपके वाला? अभी मैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म का तीसरा एल्गोरिथम भी कर रहा हूँ, फिर हम फैसला करेंगे हमने कौन सा करना पेपर में। ठीक है। ओके सर, फिर बता दीजिए कि हमने आपका मेथड फॉलो करना है कि बुक वाला? आपने फॉलो तो सर सब करने हैं। जी जी। सर हमने अभी एक नहीं किया थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एल्गोरिथम। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के दो तरीके हैं। एक वो है जो अभी एग्जाम्पल के अंदर बुक वाले ने डिटेल्स बताई हुई थी, मैंने थोड़ा सा चेंज करके बताया। एल्गोरिथम एक था, लेकिन उसको अप्लाई करने के तरीके फर्क है, बस ये समझना है। सर तो बुक वाला भी आप पढ़ाएंगे क्या बाद में? ये बुक वाला ही था, लेकिन जो एग्जाम्पल जिस तरीके से उसने सॉल्व किए, मैंने उससे ज़्यादा डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो किया, बस ये फर्क आया। लेकिन एट दी एंड जो एल्गोरिथम फॉलो हुआ है वो बुक वाला ही फॉलो हुआ है, बस थोड़ा घुमा के फॉलो किया गया। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व करें, तो वो हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वो हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे जाएंगे। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, फिर वापस आएंगे घूम के कहीं से। जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमने अभी देखी, पढ़ी नहीं, हमें पता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF, ये चारों नॉर्मल फॉर्म्स डिपेंडेंट हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर। इसकी बेस पे फैसला किया जाता है कि टेबल डिकम्पोज होना है या नहीं होना। आल्दो हमने 2NF नहीं पढ़ी, लेकिन अल्टीमेटली वो भी इस पे डिपेंडेंट है। वो हम पढ़ेंगे कि आपने अगर पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जाना है, फिर 2 में जाना है, फिर 3 में जाना है, उसका क्या एल्गोरिथम है, वो फर्क एल्गोरिथम है, फर्क डिफरेंस है वो उससे। हम तो डायरेक्ट BCNF में चले गए थे, फिर हमने कंडीशन रिलैक्स करके हम वापस की तरफ आए थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे। जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी में भी गुड डिपेंडेंसी और बैड डिपेंडेंसी का कंसेप्ट मौजूद है। तो अगर बैड डिपेंडेंसी होगी तो अल्टीमेटली हमने डिकम्पोज करना है, जैसे हम इसमें करते हैं BCNF में। अगर गुड होगी तो उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे। जी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए जो है वो हम कहते हैं कि बाइस कार्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। BCNF में इसको होना चाहिए फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले, एंड इट शुड नॉट हैव एनी बैड मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो जो डिपेंडेंसी है फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो कहती है कि मैंने रिडंडेंसी को डिफाइन करना है। जब हम बैड FT को
गुड एफटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक्चुअली हम रिडंडेंसी को ख़त्म कर रहे होते हैं। जब हम उसको की बना देते हैं तो चीज़ें यूनिक होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली आपकी रिडंडेंसी कम हो जाती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं इस टेबल में, जो टेबल आपके सामने है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती होगी जिस वजह से रिडंडेंसी है, और वो फंक्शनल डिपेंडेंसी बैड एफटी होगी, तो हमें इस टेबल को सेपरेट करना चाहिए। आप लोगों को कुछ चीज़ें रिपीट होती नजर आ रही हैं? जैसे अगर मैं देखूं, टी फिशर का स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे भी बताया गया है और उसका एड्रेस यहाँ पे भी बताया गया है। एड्रेस में सिटी भी आ जाता है और स्ट्रीट भी आ जाती है। उसके दो एड्रेसेस हैं जो 3-3 दफा बताए गए। इसी तरह से इसने किस मूवी में काम किया यहाँ पे 2 दफा बताया गया है, और यहाँ पे भी 2 दफा बताया गया, यहाँ पे भी 2 दफा बताया गया। तो हर इंफॉर्मेशन को 2 या 3 दफा बताया गया है, तो इसका मतलब यह है यहाँ पे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती होगी। नेम डिटरमिन व्हाट, तो कौन बताएगा कि यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है? सर नेम डिटरमिन्स टाइटल एंड ईयर। ओके, शाबाश। टाइटल एंड ईयर। चलें अब इस पे एफटी की डेफिनेशन अप्लाई करें कि अगर आपके 2 टपल्स हैं यू एंड वी, मैं पहले और तीसरे को पकड़ लिया टपल को, तो अगर नेम सेम है दे शुड हैव द सेम टाइटल एंड ईयर। तो क्या ऐसा है 2 टपल्स में? मिल के टाइटल एंड ईयर को डिटरमिन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पे नेम स्ट्रीट एंड सिटी सेम होगा वहाँ पे मूवी सेम होनी चाहिए। ये मैंने ये वाला टपल पकड़ लिया, टपल नंबर 1 एंड टपल नंबर 5। इसमें ए की वैल्यू सेम है, नेम स्ट्रीट एंड सिटी, तो क्या टाइटल ये सेम है? नहीं। तो साथ सर अभी जी जी बताएं। सर टाइटल डिटरमिन कर रहा है ईयर को। हाँ, टाइटल डिटरमिन कर रहा है ईयर को, बात मान लेते हैं, लेकिन कई मूवीज ऐसी भी होती हैं सेम टाइटल की 2 ईयर्स में भी आ सकती हैं। लाइक स्टार वार्स एक मूवी होगी, वो 1977 में भी आ गई, 2003 में भी आ गई, तो ऐसा भी होता है। तो डाटा ज्यादा होगा तो ये भी वायलेट हो जाएगी।
सर ये जो नेम डिटरमाइन कर रहा है टाइटल और ईयर को, उसको उल्टा कर दें, अगर टाइटल और ईयर जो है वो मिलके डिटरमाइन कर रहे हैं नेम को। अगर एक मूवी में 2 स्टार्स ने काम कर लिया फिर क्या होगा? जो होता ही है। सर ठीक है, वो टाइटल और हाँ ये मैं यहाँ पे एक और एंट्री डाल देता हूँ, स्टार वार्स 1977, और यहाँ पे एक नया स्टार डाल देता हूँ, ABC। सर ऐसा कर सकते हैं कि ईयर डिटरमिन्स टाइटल। ईयर डिटरमिन टाइटल, तो एक साल के अंदर 1977 में 2 मूवीज आ जाएं फिर क्या करेंगे? नहीं सर, क्योंकि 1977 जैसे अगर हमारे पास ईयर है तो ठीक है, मेरे चलिए ख्याल मैं से यहाँ पे एक साल एक में एंट्री 2 और डाल नाम देता की हूँ। मूवीज तो नहीं आएंगी। चलिए मैं बताता हूँ, 1977 में आपका ख्याल है पूरे साल में एक ही मूवी आएगी? नहीं आएगी, काफी सारी आ सकती हैं। तो फिर तो ये भी होल्ड नहीं ना करती। जी सर। तो मैं प्रॉब्लम यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे जो रिडंडेंसी का प्रॉब्लम है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं आपको मिलेगी, लेकिन स्टिल रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो इसकी वजह ये है कि आपके पास नेम के अगेंस्ट कुछ एड्रेस हैं, स्ट्रीट और सिटी है। अभी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं मैंने लिखी, ये कुछ ना समझे। नेम के अपोजिट आपके पास स्ट्रीट और सिटी है। एक नेम के या एक पर्सन के 2 एड्रेस हो सकते हैं, यस, मल्टीपल एड्रेस पॉसिबल हैं। और एक पर्सन जो है वो मल्टीपल मूवीज में काम भी कर सकता है। और ये दोनों बातें इंडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक बंदे के 3 एड्रेस हैं, 10 एड्रेस हैं, वो एक मूवी में काम करे, 2 में काम करे, 5 में काम करे, वो सारी चीजें आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन उनके कम्बिनेशन बन जाएंगे, जैसे उसका एक एड्रेस है ये वाला, ये 2 एड्रेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, और दोनों एड्रेस के कम्बिनेशन जो है वो दोनों तीनों मूवीज के साथ बने हुए हैं। तो कम्बिनेशन आपके नेम फर्स्ट करें, मैं ये कहता हूँ कि उस बंदे के 1 और 2 एड्रेस है और उस बंदे ने 3 मूवीज में काम किया, M1, M2, M3। तो अगर आप टपल बना लें नेम के साथ, नेम, पहला एड्रेस और मूवी 1, ये ट्रिपल वैलिड है। नेम, सेकंड एड्रेस, M1 वैलिड ट्रिपल है। गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं बता रहे हम, तो सही इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। इसी तरह से नेम के साथ पहला एड्रेस M3 बना लें, ये भी वैलिड ट्रिपल है। तो ये सारे कम्बिनेशन पॉसिबल हैं जो बन जाएंगे, जिससे रिडंडेंसी आ सकती है। इसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। जब 2 इंडिपेंडेंट चीजें एक ही टेबल में इकट्ठी कर दी जाएं तो उसको हम मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कहते हैं। उसको लिखने का तरीका ये होता है, आप डबल एरो लगाते हैं। अभी हम आगे जाके देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। ये उसी तरह से है कि आप मल्टीपल 2 ट्रिपल आप यहाँ पे पकड़ें, T एंड U, V एंड W पकड़ें, और इन सब के अंदर A की वैल्यू सेम है, A की वैल्यू सेम है। और आपको अगर ऐसे कम्बिनेशन मिल जाए कि B1 R1 के साथ भी कम्बिनेशन बन जाए, B1 का R2 के साथ भी बन जाए, इसी तरह से B2 का R1 के साथ भी बन जाए, B1 का भी R2 के साथ बन जाए, सबके आपस में अगर कम्बिनेशन बन सकते हों तो ये कहलाती है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको 2 टपल्स हैं T एंड U जिनमें A की वैल्यू सेम है, एंड 2 टपल्स मजीद हैं V एंड T, ठीक है, उनके भी आपके जो है वो सेम है, A की वैल्यू सेम है। और अगर उनके अंदर आपको ऐसे टपल भी मिल जाएंगे उनकी B की वैल्यू भी मैच कर जाए, इसी तरीके से कम्बिनेशन बन जाए, तो हम कहते हैं ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। इस डेफिनेशन को दोबारा से अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि ए मल्टी वैल्यूड बी कब होगा, जब एक ट्रिपल टी है उसकी ए की वैल्यू यू से मैच करेगी, यस, इन दोनों की वैल्यू मैच करेगी। वी और टी की भी आपस में ए की वैल्यू मैच करेगी, यस, मैच कर रही है। एंड बी की जो वैल्यू है वी की जो बी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टी की बी की वैल्यू, दोनों के अंदर B1 आ रहा है, यस। इसी तरह से V की जो रेस्ट वाली वैल्यू है, R वाली वैल्यू है,
वो यू की इस वैल्यू से मैच कर जाए। तो अल्टीमेटली इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप मल्टीपल कम्बिनेशन बना सकें, तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखें इसी तरह से ऊपर है तो नेम डिटरमन, मल्टी डिटरमन, स्ट्रीट एंड सिटी आ गया, और इसी तरह से इसमें नेम, मल्टी डिटरमन, टाइटल एंड ईयर भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके पास ये एग्जिस्ट करती है तो अल्टीमेटली आपके पास दूसरी भी एग्जिस्ट करती है। ये भी एक जैसे प्रॉपर्टी थी फंक्शनल डिपेंडेंसी की, इसी तरह से इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर नेम मल्टी डिटरमन स्ट्रीट एंड सिटी कह रहा है तो नेम जो है वो उसके अलावा बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स को भी करेगा। अगर आपको कोई कहता है कि इस वाले टेबल में SSN डिटरमन कॉलेज नेम, सी नेम का मतलब है कॉलेज नेम, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि SSN टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट्स को मल्टी डिटरमन करता है। जैसे यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि एक पर्सन है, उसके मल्टीपल हॉबीज हो सकते हैं, उसके मल्टीपल कॉलेजेस हो सकते हैं, तो ये दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंट है, एक ही टेबल में इकट्ठा कर देंगे तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बन जाएगी। इस सूरत में आपको टेबल ब्रेक करना है, टेबल इस तरह से ब्रेक करना है, सिंपली SSN और सी नेम को एक टेबल में ले जाना है, SSN और हॉबी को एक टेबल में ले जाना है। तो ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आप चले जाएंगे। जैसे ऊपर वाला टेबल में नेम, स्ट्रीट एंड सिटी को एक टेबल में, नेम, टाइटल एंड ईयर को दूसरे टेबल में, तो ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म आपकी बन जाएगी। जी, यहाँ तक कोई सवाल? बहुत सिंपल कंसेप्ट था। सर इसका मीटिंग वालों मतलब को भी देख लेते हैं, ये वहाँ पे जो किसी को कुछ हैंड रेस कर लें दूसरी मीटिंग वाले, अगर उनका भी कोई सवाल है तो। जी इब्राहिम, आप बताइएगा। सर इसका मतलब कि फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है ये, क्योंकि ये फंक्शनली फॉर यस एग्जांपल डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। मतलब फंक्शन डिपेंडेंट होता है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट, लेकिन बेसिकली ये इंडिपेंडेंट चीजें एक ही टेबल में आ गई हैं, तो ये मल्टी वैल्यू बन जाएगी। सर तो फॉर एग्जांपल ये जो प्रीवियस एग्जांपल थी जिसमें मूवी स्टार का नेम डिटरमिन कर रहा है पूरी एक सेट ऑफ वैल्यूज है 19 फॉर एग्जांपल 77 80 83, तो इनमें से जोन सी मर्जी कोई एक वैल्यू होगी, एक टप्पू में। आप मूवी की बात कर रहे हैं कि टाइटल ये एंड मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। यस कोई एग्जांपल बताएंगे नाम लेके? सर फॉर एग्जांपल नेम है, अगर हम पहला टपल देखें फिशर और आगे स्ट्रीट है, सिटी है, लेकिन सेम जी। नेम है फिशर और उसके 3 टाइटल्स हैं, स्टार वॉर्स, एम्पायर और रिटर्न। तो फंक्शनल और डिपेंडेंसी एड्रेस में तो दो ये हैं। होता है कि जी, फंक्शनल डिपेंडेंसी में तो ये होता है कि एक नेम है तो वो डायरेक्टली डिपेंड या डिटरमिन करेगा किसी एक टाइटल को। हाँ, वो तो हमेशा फिक्स वैल्यू होगी यहाँ पे उसके वो अगेंस्ट। तीन वैल्यूज के एक सेट को जाके डिटरमिन कर रहा है। यस, तो यहाँ पे ऐसे ही है, अब मल्टीपल तो वैल्यू बहुत समय। ज्यादा, अब तो बहुत ज्यादा हमारे पास टपल्स हो गए और बहुत ज्यादा बन जाएंगे यस, टेबल्स। बहुत ज्यादा बन जाएंगे, इसलिए इसको हम जब ब्रेक डाउन करेंगे, 2 डैश एक टेबल में डाल देंगे, 3 टाइटल एक टेबल में डाल देंगे, तो आपकी रिडंडेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके, ये चलते हैं। सर तो इसमें ट्रिवियल भी हो सकता है, क्या हो सकता है? इसमें ट्रिवियल डिपेंडेंसी भी आ सकती है। हाँ जी, इसमें ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, इसमें सारी हैं, ये आगे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। मैं इतना उसमें घुसना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर आपने वो किया है तो वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, ट्रांजिटिव रूल और सब चीजें इसमें आ जाती हैं। स्प्लिटिंग और कंबाइनिंग रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, यस अच्छा, एक इसमें और रूल है, वो हम उसको प्रूफ बाद में करेंगे। वो ये है कि हर फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी होती है, कंप्लीमेंटेशन रूल कहलाता है। तो इसको हम प्रूफ बाद में करेंगे। जैसे एक रूल आप समझ लें कि हर फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास उसका टाइम नहीं है, हम उसको करें
डिकम्पोजिशन आप कैसे करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है कि आप उसको 2 टेबल में डिवाइड कर देंगे। सिंपली मैंने पहले भी बता दिया, एक में ए और बी ले जाएंगे और दूसरे में ए और रेस्ट एट्रीब्यूट्स ले जाएंगे। जैसे इसमें हमने पहले भी देखा कि एक टेबल में सोशल सिक्योरिटी नंबर, कॉलेज नेम और दूसरे में सोशल सिक्योरिटी नंबर और हॉबी आपने ऐड कर देना है। ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ तक बातें करते हैं। ये वही बातें लिखी हुई हैं कि रिडंडेंसी कौन खत्म करता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिडंडेंसी खत्म नहीं होती, बीसीएनएफ में खत्म होती है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में भी खत्म हो जाती है। एमवीडी की वजह से जो रिडंडेंसी है वो ना तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म खत्म कर सकती है, ना बीसीएनएफ खत्म कर सकता है, वो जस्ट आपकी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म खत्म कर सकती है। ठीक है, तो फंक्शन डिपेंडेंसी वाली रिडंडेंसी जो है वो सब में खत्म हो जाती है, लेकिन एमवीडी वाली रिडंडेंसी जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में ही खत्म होगी। एफटी जो है वो प्रिजर्व थर्ड नॉर्मल फॉर्म करती है, बीसीएनएफ नहीं करती, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी नहीं करती, और एमवीडीज को कोई भी प्रिजर्व नहीं करता। अभी हमारे पास कुछ चीजों के प्रूफ हैं। जी तैयबा सोहेल, आप क्या कहना चाहती हैं? सर मैं कहना चाहती हूँ कि सर ये हमने पढ़ना भी है, तो आज के लिए इतना काफी नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आपका। मैं तो कह रहा था आप ये कहेंगे कि सर मैं ये जो आपने कहा प्रूफ अभी पढ़ेंगे अभी करवा दें। बिल्कुल नहीं सर। चलें, कोई बात नहीं, हम सर फोर्थ सिलेबस नॉर्मल बहुत फॉर्म ज़्यादा हो गया है, तक काफ़ी है चीजों इतना। को यहाँ पे रोक लेते हैं। ठीक है, तो हमने 3.6 भी कंप्लीट कर लिया है, सवाए बीच में एक या दो प्रूफ के। प्रूफ क्या है, लॉसलेस जॉइन के लिए हमने चेस टेस्ट पढ़ना है, वो हमारा रहता है। बोस आपका क्या सवाल है? सर फिर वो मूवी वाले टेबल को हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में? जी जी जी, एक में आएगा नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। सर लेकिन उसमें अगर कोई जो है हमारा एक्टर है वो बाद में एड्रेस चेंज करता है और बाकी सब में वो नए एड्रेस से आता है, तो जब हम उसका ज्वाइन लेंगे तो वो तो पिछले एड्रेसेस के साथ भी उसका लेगा। वो सबके साथ लेगा, ऐसे ही है। एक यस सर, एक तो बंदा फिर ऐसा वो तो चाहे, नहीं हो जाएगा। मैं बता देता हूँ ना, आपने यूनिटी से एमएस भी किया, बीएस भी किया, ठीक है? यस सर। तो आपने जब बीएस किया तो तब आपका एक एड्रेस था, जब एमएस किया तो आपके 2 एड्रेस हो गए, दूसरा यस भी सर। ऐड हो गए। यस सर। जब आपका ज्वाइन लेंगे तो असुदन बीएस के साथ भी आपके दोनों एड्रेस तो लिंक होने चाहिए ना। अभी सर कुछ ऐसा लेकिन नया था? अगर करंटली मैंने पिछला एड्रेस खत्म कर दिया हो, हाँ, अगर वहाँ पे खत्म कुछ कर है दिया तो नहीं। वो डीबी से भी खत्म हो जाएगा ना, फिर ज्वाइन में ले आएगा ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे लेकिन देता हूँ। सर फिर उस जब उसने वो मूवी बनाई थी उस वक्त उसके 2 एड्रेस थे, लेकिन अब तो उसके शो नहीं हो रहे। लेकिन हमने तो चेक करना था कि तब उसके कितने थे, कुछ अच्छा, डाटा ऐसे अगर हो वो जो चेक करने हैं उसके लिए फिर हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो फिर यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, वो हम हिस्ट्री के थ्रू मैनेज करते हैं। वो हम एक एग्जांपल देखेंगे, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है उसमें हम देखेंगे कि चीज़ों की हिस्ट्री कैसे रखनी है। तो फिर हर टेबल की हिस्ट्री रखने के लिए आपको मल्टीपल टेबल बनाने पड़ते हैं, वो अलग कहानी आ जाती है। सर लेकिन वो अभी हम कोड ये देख रहे हैं। वो किसी ना किसी आईडी पे जैसे डिकोड कर रहे थे हम उस तरह, आ, जैसे लुकअप टेबल हमने बनाया था उसमें कोई हाँ, कोड लुकअप रखा टेबल है, था। लेकिन लुकअप टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट अब कंसेप्ट है। वो एक का था लेकिन बाद में अगर डिफरेंट हो सकते हैं हाँ, उसमें। वो हम देखेंगे हिस्ट्री कैसे यस सर। बनाते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एडमिशन का सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो हमने आप लोगों की प्रेफरेंस रखी, आपने बाद में प्रेफरेंस चेंज कर दी, चेंज यस ऑफ सर। प्रेफरेंस के टाइम पे। अब हम देखना चाहते थे कि आपने जब पहली दफ़ा अप्लाई किया था तब क्या प्रेफरेंस थी। हम्म। तो वो एक अलग साइंस है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि उसके एड्रेस जो हैं वो लेटेस्ट ही हैं, उस टाइम वाले नहीं हमने निकालने, बस ये निकालने उस बंदे के एड्रेस के हैं किसी भी टाइम। यस। ओके सर। ठीक है जी, सलाहुद्दीन। सर मेरा सवाल टॉपिक से हटकर है कि सर अब कल से ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, कल से नहीं वापस परसों आ से। जाएं, क्योंकि अभी हमें हॉस्टल्स वाले रोक रहे हैं कि आप लोग हॉस्टल ना आए, हम दूर से आना होता है, हमने टिकट्स करवा लिए हैं। अब कल अगर हम लोग आ गए और हॉस्टल्स वालों ने एंटर ना होने दिया तो क्या करेंगे हम लोग? अच्छा, वैसे तो लाग ऐसे रहा है कि यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस अलग से नहीं आया कि कल से ठीक है क्लासेस। आइडियली आना भी नहीं जी चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर 31 तारीख तक था और खत्म हो गया टाइम तो क्लासेस खुल जानी चाहिए। हॉस्टल वालों के लिए मेरी एक सजेशन है, वो ये है कि आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कर लें कि 2 ही दिन तो रह गए यहाँ के, वेडनेसडे और जी थर्सडे, तो जी आपकी ऑनलाइन क्लास अरेंज कर दें, या कम से कम जो बाकी हैं जो ऑन कैंपस आ रहे हैं उनके साथ आपको ऑनलाइन क्लास के साथ ले लें।
ठीक है। जी सर। तो सर हमने टिकट्स करवाई हुई हैं। देख लें, अगर आप आना चाहते हैं और मुझे आगे के हालात नहीं पता, आगे के हालात कभी भी सरप्राइज भी हो सकते हैं, जी तो आप पहले हॉस्टल रूम से या तो कंफर्म कर लें, फिर तो आप आ जाएं। अगर अभी आपने कंफर्म नहीं किया, फिर दूसरा मैकेनिज्म यही है कि आप टीचर से कह के, जैसे मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ तो साथ आप लोगों को ऑनलाइन स्क्रीन भी शेयर कर दूँ। जी ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल, जैसे मैं अब टैब यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं लेक्चर वहीं पे ले लूँ तो आपको तो नज़र आ जाएगा, लेकिन अगर जी कोई टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है फिर तो आपको नज़र भी नहीं आएगा, बस आवाज़ ही जी। आएगी। तो ये मल्टीपल तो प्रॉब्लम्स सब हैं। अब आप वो आपने देखना है, वरना जुम्मे को तो वैसे ही ऑनलाइन है, फिर से जी जुम्मा तो सर ऑनलाइन ही थैंक होगा। जी सर थैंक तो यू सर। आपने इवैल्यूएट करना है कि आपने कैसे मैनेज करनी है चीज़ें। जी असलान, आपके क्या सवाल है? जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये क्योंकि बच्चे ना काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपने कितने टोटल चैप्टर पढ़ा दिए, क्योंकि आज पहला हाँ, पेपर भी आ रही है, तो इस वजह से काइंडली अभी लिख गाइड देता कर हूँ, दे ये कितने देखें, चैप्टर हो गए, क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि चैप्टर 1 ही चैप्टर करना है, कुछ कह रहे 4 नहीं करना, 1, ये कंफ्यूजन हो रही है। 2, 3, 5, 6 ये कब है? सर सिलेबस कम कर दें, बहुत ज्यादा है, तो प्रोजेक्ट सर भी इसमें दिया से था कुछ आपने। कंसेशन भी करें सर, इतना ज्यादा एक साथ करना जरा थोड़ा मुश्किल हो तो गया है, मतलब तुम थोड़ा सिलेक्टिव असल करा दें आप। मकसद तुम्हारा ये था कि कंसेशन कैसे करना है? और फिफ्थ नहीं चैप्टर सर, आपने सारा तो हर नहीं टीचर ने करवाया। कंसेशन थोड़ी सी की है, मतलब थोड़ा बहुत सिलेक्टिव करा है सर, आप भी थोड़ा सा कर दे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं सर, या फिर बताओ क्या सर आपका कंसेशन सिलेबस करना, कंप्लीट बता हो दो। सकता है एंड 2 मॉड्यूल है मेरे गिन सर के, कुछ। मेरे कोर्स के गरीब कोर्स के 2 मॉड्यूल हैं, दूसरा मॉड्यूल अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, वो शायद मिड के बाद हम दोबारा चला रहे होंगे। 4 मॉड्यूल हैं, 4, 2 हमने मिड से पहले करने थे, 2 बाद में करने थे। सर पेपर पैटर्न भी बता सर दें कि किस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आएंगे। सिलेक्टिव करा लेते हैं सर आप, बीच में से कुछ 1-2 टॉपिक्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट ना हो हाँ पिक चले, करा लें, मैं बता देता आप हूँ, पेपर पैटर्न मैं के बता साथ, देता हूँ। जैसे अभी क्योंकि हर टीचर ने कुछ ना हमने कुछ करवाया केस सर, आप टेस्ट भी थोड़ा पढ़ेंगे सा। ना, तो केस टेस्ट का प्रूफ हम नहीं करेंगे, कंसेशन हो गई। इसी तरह से जो एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सवाल है मैं पेपर में नहीं दूंगा, गारंटी है। और बताओ। सर चैप्टर प्रोजेक्ट 3 का भी से कुछ खत्म करते हैं। करते हैं बस। अस्तगफिरुल्लाह, तुमसे चाहते मैं पूरा मॉड्यूल गायब करता हूँ? चैप्टर से सर ज्यादा फिर से बताएगा आपने क्या काटा है? मैंने कुछ नहीं काटा। सर चैप्टर 1 तो खत्म कर मैंने दिया है, कुछ नहीं ट्यूसडे। काटा। सर ने हमें मैंने बहुत जस्ट अच्छी आपको नोट दिया है, चैप्टर तो 3 आप भी पूरा पेमेंट करा दे दिया है। देंगे। क्या हुआ? चैप्टर 3 कितना करवा दिया है? तो मैंने आज पूरे हफ्ते का लेक्चर लिया है किस्म का, ठीक है। मुझे पता आ गया आपने किसी ने ऑनलाइन होना है, किसी ने ऑन साइट होना है, कुछ पता नहीं, तो इसलिए आज मैंने तकरीबन आपके 3 घंटे का लेक्चर लिया, ठीक है। सर जी 3.6 सर ये तक 3.6 तक सारा करना है या बीच में से कुछ टॉपिक्स हैं वो पता नहीं मैंने है? सिर्फ चेस टेस्ट नहीं करवाया, वो चेस टेस्ट मैं करवा दूंगा, चेस टेस्ट का प्रूफ मैंने नहीं करवाया, क्लोजर का मैंने प्रूफ नहीं करवाया, तो वो नहीं होगा, बाकी तो सब है। थर्ड नाम फॉर्म का भी प्रूफ है, वो भी नहीं करे, प्रूफ नहीं करा रहा मैं, बाकी तो चीजें मैंने हमारा आपको। चैप्टर 3 कंप्लीट है, जी मतलब जी वो जी, 2 निकाल के। 3.7 निकाल लें। तो सर ये एक दिन में हम पढ़ेंगे तो कैसे? अभी पूरा हफ्ता, इसलिए तो आज जल्दी पढ़ा दिया ना मैंने, ताकि आपको पूरा हफ्ता ना पढ़ना, मतलब ये अगर ऐसा होता कि मैं थर्सडे तक ये कंप्लीट करता तो फिर तो आप लोगों ने ज्यादा परेशान होना था। सर प्रोजेक्ट का तो कुछ करते हैं, हो ही नहीं सर रहा वो तो। प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे बढ़ा दें। सर फिर एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे बढ़ा देंगे, इसके बाद सर कर लें। प्रोजेक्ट की डेडलाइन यस आगे सर, बढ़ा आगे दें, बढ़ते तब बढ़ते तक क्लास होगी। जाएंगे। सर ठीक है मिड सर, के कितनी बाद आ गए करते हैं कल मुझे प्रोजेक्ट। मुझे टाइम भी मिल गया। कॉपी बनानी है, यस प्रोजेक्ट सिंगल नहीं नहीं है। होगा हम मतलब तो सर ऑनलाइन क्लासेस थी, आपको सर कोई मसला ही उनका नहीं भी है। काम होता है, वो इतने ज्यादा असाइनमेंट्स आती हैं, ये भी करना होता सर एक्सक्यूज मी, एग्जैक्ट है। सिलेबस सर बता दें जरा। टीएलडी भी है। एग्जैक्ट सिलेबस ही बता रहा हूँ, क्या हो गया है? सर सामने टॉपिक्स लिखा और हुआ एक्सरसाइजेज। सर क्या? बस ये फेवर करते हैं आप, ये प्रोजेक्ट की डेडलाइन आगे बढ़ा दें। नहीं नहीं, 1 मिनट, पहले एग्जैक्ट सिलेबस कौन पूछ रहा है? ये सामने एग्जैक्ट सिलेबस लिखा हुआ है, ये देखो। सर फिफ्थ चैप्टर आपने सर मैं सारा कह तो रहा नहीं हूँ कि करवाया था। एक्सरसाइजेज और टॉपिक्स। हाँ, ऑल एक्सरसाइजेस। सर ये चैप्टर 5 में से हमने 5.2 और मेरे ख्याल से 5.4 थोड़ी सी की थी, तो ये चैप्टर 5 कंप्लीट है। मैं बता देता हूँ। सर 5.1 और 5.2 किया था हमने। देखें, कुछ चीजें उस पर भी छोड़ दिया करें कि अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं आता रहा या उसने लेक्चर नहीं लिए तो उसे पता होना चाहिए जो चीज नहीं थी
या जो किया है उसको करने दे पूरा चैप्टर, उसको थोड़ी पेनल्टी तो बढ़नी चाहिए ना। सर 2.3 का भी बता दे, वो नहीं ना की मेरे ख्याल। लेकिन जो क्लास में आते रहे उन्हें पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सर ये नहीं मेरे की हमने रेगुलर लिया उतनी की तो नहीं होगा, बस जो चीज मैंने नहीं कराई वो नहीं होगी। सर। थैंक यू। तो सर से कहे ना फिर। हाँ सर मतलब प्रोजेक्ट देखें, मैं तो ऐसे ही कहूंगा, सारी बात है, लेकिन ये भी कहूंगा कि जो क्लास में नहीं आते रहे उनके लिए कंप्लीट चैप्टर ही हैं, पूरा चैप्टर पढ़े गए। सर क्या पेपर ज्यादा बुक से मैच करेगा या आप खुद से देंगे? देखें, बुक से कंसेप्ट सारे मैच करेंगे, एग्जांपल्स कुछ मेरी अपनी मर्जी की हो सकती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस की हो सकती हैं। सर बाकी सर और सारे टीचर्स ने प्री मिड दिए, तो आप भी देंगे प्री मिड, या एटलीस्ट आप पैटर्न बता दें आप किस टाइप के क्वेश्चंस देंगे। ओके, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लास्ट ईयर का डेटाबेस का पेपर आपको दे दूँ। तो उसी टाइप का पेपर होगा, मतलब कॉन्सेप्ट वो यूज हो रहे होंगे उसी टाइप के। कंसेप्ट वही होंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए, लॉन्ग शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन पेपर तो तकरीबन सारी बात है, वही कंसेप्ट तो वही होते हैं। सवालों की कुछ नोयत आपको समझ आ जाएगी। सर अब जी सर, प्रोजेक्ट ये का आप तो कुछ काइंडली करते सेंड हैं। कर दीजिएगा। चले, मैं देखता हूँ कोई पेपर आपको जो मैं भेज सकता हुआ, वरना आप लोग माशाल्लाह इतने समझदार हैं, तहीन हैं, और आप तो वैसे सीनियर से मांग मूंग लेते हैं आप लोग। सर हमें कोई नहीं देता। वो भी देख लेते हैं। आप फाइनल एक दो सवाल लेके फिर लेक्चर क्लोज करते हैं। असलान, आपका क्या सवाल है? या वैसे ही हैंड रेज किया हुआ? सर प्रोजेक्ट चले, मनाहिर का सवाल आया है जो पहले नहीं आया था, उसका उससे पहले पूछ लेते हैं। सर अब जो क्लासेस होंगी आगे उनमें आप जो पढ़ाएंगे वो मिड्स में नहीं आएगा? आएगा। मैं 2 लेक्चर में से सिर्फ एक ही लेक्चर लूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वेडनेसडे और थर्सडे वाली क्लास ना लेनी पड़े, ताकि वरना फिर कई लोग आए होंगे कई नहीं आए होंगे। सर ना लें, अब इतना ज्यादा तो हो गया फिर कर लेना। फिर एक काम कर लें, मैंने सिर्फ लॉस लेस जॉइन के लिए केस टेस्ट पढ़ाना था, उसके लिए मैं एक वीडियो भेज दूंगा आपको, वो छोटी सी वीडियो है 15 मिनट की, वो कर लीजिएगा, फिर मैं नहीं पढ़ाता। जी सर जी सही। जी ओके ठीक है सर। जिसको कोई सर। मसला होगा फिर क्लास में जो आएगा वो यूनिवर्सिटी समझ ओपन लेगा। हो जाएगा। क्लास ठीक है। हम ले लेंगे, एक बुध वाली कोशिश करेंगे हम ले लें, जो बच्चे आएंगे उनके कोई क्यूरीज होंगी वो सुन लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ वीडियो एक में भेज दूंगा पढ़ाने के लिए। ठीक है सर जी। ओके सर, बस आप पेपर सेंड कर दीजिए। सर जिस तरह हाँ, फर्स्ट पेपर सेमेस्टर में मिड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मिड में दिए थे थ्योरेटिकल, उस तरह के कोई आएंगे या आप सिर्फ सॉल्विंग इस तरह के आएंगे? लेकिन वो मेरी कोशिश होती है, आप बुक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तो उसके लिए थ्योरेटिकल सवाल तो मैं कोई ना कोई डाल ही देता हूँ। वैसे तो आएंगे। हाँ, सी सेक्शन को एक एज है कि उन्होंने मेरा पीएफ का पेपर पहले दिया हुआ है, जो ए और बी ने नहीं दिया हुआ, तो उनके लिए बस यही है कि मैं कभी भी पैटर्न आर टुगेदर अपना चेंज भी कर देता हूँ, पेपर दिया भी हो तो आपके लिए सरप्राइज भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए वो इतना एज आप ये ना समझें कि सी सेक्शन को ज्यादा एज होगा। जी अमेरिका, आपका क्या सवाल है? सर ये आप फिर आज तक जितना पढ़ा सिर्फ इसको इंक्लूड करें, आप नेक्स्ट मिड में इंक्लूड ना करें प्लीज। वो छोटी सी 15 मिनट की वीडियो, कुछ नहीं है। लेकिन आज तक बहुत ज्यादा सर आप सिलेबस हो इसकी गया। रिकॉर्डिंग भेज आज देंगे? देखिए, आप ये ना समझें कि मैंने आज का सिलेबस लेक्चर लिया है, मैंने 3 लेक्चर लिए हैं 3 घंटे के, ठीक है, जिसमें पूरा हफ्ता ही कवर हो गया ना। तो एक हमारा एक लेक्चर पहले रहता था इससे पहले का, उसके लिए मैं वीडियो भेज देता हूँ आपको, तो कंप्लीट हो जाएंगे लेक्चर हमारे, तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा बुध जुमेरात को, ठीक है, सर उसको आप रिकॉर्डिंग कंपनसेट कर शेयर लें। कर देंगे ना? तो हाँ, ये दोनों रिकॉर्डिंग आज आज के की शेयर कर लेक्चर। दूंगा और एक वीडियो की शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर ये स्लाइड शेयर हो सकती हैं? सर प्रोजेक्ट की डेट स्लाइड्स ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, स्टैनफोर्ड का कोर्स है, ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, आप जाएंगे किस पे मिल जाएंगे आपको। ये कोई और सवाल था यहाँ पे? प्रोजेक्ट सर की आज डेट प्रोजेक्ट का तो आपने कुछ बताया ही नहीं। मैं सोचता हूँ, अभी मैं उस पर अभी सोचता हूँ कि क्या हो सकता है। मैंने अभी तो आपको रिपोर्ट का टेम्पलेट भी देना है, आपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की नहीं दी, तो मैं सोचता हूँ आज के क्या कर सकते हैं, सर प्लीज कैसे उसको मैनेज मिड्स करते के बाद कर दें। डेडलाइन एक्सटेंड ठीक है? करेंगे?
सोचना है अभी मैंने आज मैं आप लोगों की पॉजिटिव देखूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको मैंने कंपनसेट करेंगे। फातिमा आपका सवाल है, आई थिंक आपका सवाल नहीं दिया। सर ये प्रोजेक्ट का ही पूछना था हाँ जी, डेडलाइन का हम देखते हैं, कि रिपोर्ट में एक्सटेंड। शेयर करने दें, फिर हम देखते हैं। जी जी एक्सटेंड भी कर दूंगा तो आपका मिड खराब हो जाएगा, फिर मैं देखूंगा कि उतनी एक्सटेंड करूँ आपका मिड ना खराब हो। अभी फ्राइडे तक है, फ्राइडे से आप जाएंगे तो आपका पेपर की तैयारी नहीं होगी। सर ये मिड्स के बाद कर लें। जी जी बताएं। अच्छा सर ये मिड्स के बाद तक कर लें प्लीज डेट। कुछ काम तो करें ना, बुध तक तो कुछ मुझे चेक करवाए ना कि क्या करते हैं, फिर हम उसके बाद बुध को फैसला करेंगे कि कितनी डेट हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है सर ये जो हमने प्रोजेक्ट किया है इसके अंदर अब हमने ऐसी चीजें जो हमने पहले नहीं पढ़ी हुई, और अगर हम जिस तरह अब हम इसको हैंडल कर रहे हैं मैनेज, हमने यूआई पहले नहीं पढ़ा, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? मतलब अब कुछ ऐसे लॉजिक्स हैं जो रिडंडेंट भी होंगे, कुछ ऐसा कोड भी यूज किया होगा, अब उसकी नई हाँ किसी देखें, जो मिड प्रोजेक्ट होता है ना, वो इसलिए होता है कि फाइनल प्रोजेक्ट के लिए आपकी तैयारी हो जाती है, तो इतनी छोटी मोटी चीजें तो सबको एक्सेप्टेबल ही होती है। फिर एआई चल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो जाहिर बात है, आप समझ रहे होंगे कि अगर 100% प्रोजेक्ट है तो उसमें आपने 30-40% ब्लंडर तो हमारे ही होंगे, ये हमें भी समझ आती है, जी तो वो भी इतना मसला नहीं है। ठीक है, चलें फिर हम क्लास क्लोज करते हैं, रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे। अभी भी है किसी का सवाल? सर वो मैंने आपको ईमेल की थी सर, आपने जवाब नहीं दिया। किसने ईमेल की थी? सर मैंने। सही बात है, सही बात है, क्या ईमेल की थी, मैं भूल गया। सर वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, उसमें मैंने पूछना था कि सर उसको ज्वाइन से कर सकते हैं नहीं, वो मेरे ख्याल से उसमें सबरीथी ग्रुप से उन्होंने यूज किया हुआ था, मैंने सॉल्यूशंस जहाँ जहाँ से ढूंढे ऑनलाइन ओके जो सॉल्यूशन पीडीएफ वगैरह थे, तो मैंने बस ये ओके पूछना था कि उसको ज्वाइन से कर सकते हैं नहीं, क्योंकि मैंने जब किया था तो मैंने चेक किए थे तो कहीं भी उन्होंने ज्वाइन से नहीं किया था, ग्रुप बाय से किया था, तो मैंने वही आपको ईमेल किया था कि आप देख लें कि हो सकता है या नहीं। अच्छा चलो, मैं वो देख के तो आपको बता देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, सर वो नोट्स की एवैल्यूएशन सिर्फ फाइनल लास्ट पे ही होती है? जो आपने कहा था नोट्स बनाए तो सारे लेक्चर्स के, तो वो सिर्फ क्लास के सेमेस्टर के एंड पर? हाँ नहीं वो भी मैंने चेक करने हैं, वो मैं कल बताऊंगा आपको, आप लोगों ने भेजते हैं जितने भी तक बने हैं। आप बता दीजिएगा कहाँ सबमिट करवाना है। ओके ओके ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।